गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था मौलिक अधिकार और कर्तव्य चैप्टर 2 के अंतर्गत हम लोगों ने इसके विषय में जाना पिछली क्लास में कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इसकी उपयोगिता के संबंध में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। आज हम इसी चैप्टर को आगे देखेंगे। इस संबंध में ये जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार जो है वो किस तरह से हमारे संविधान के अंतर्गत लिखित रूप से अवस्थित हैं। तो संविधान के भाग 3 में सबसे पहले ये देखेंगे कि राज्य का किस अर्थ में राज्य को लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य का जो कानूनी अर्थ है वो है, उसका अर्थ यहाँ पर ये लिया गया है कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित करके बताने का प्रयास किया गया है कि केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय तीनों स्तर पर प्रत्येक सरकारी सत्ता से है। यानी हमारे संविधान में जो राज्य की चर्चा की गई है इसका संबंध तीनों बातों से लिया गया है। तीनों बातों में केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, ये तीनों सरकारी सत्ता से है। यहाँ पर अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की विशद व्याख्या की गई है और इसके पीछे यह धारणा है कि मौलिक अधिकार को प्रत्येक स्तर पर सत्ता के मनमाने आचरण से बचाने का प्रयास किया जाए। तो अनुच्छेद 13 में यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून का निर्माण राज्य नहीं करेगा अथवा ऐसा किसी भी आदेश को जारी नहीं करेगा जो किसी भी रूप में मौलिक अधिकार को सीमित अथवा समाप्त करते हों। यदि राज्य द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रभावित पक्ष न्यायालय की शरण में जा सकता है और न्यायालय ऐसे कानून और आदेश को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 से ही प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 खंड 4 में यह भी कहा गया है कि संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार की स्थिति में बदलाव कर सकता है। तो यहाँ पर हम मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की स्थिति को भी हमने देखा और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो किस तरह से और कितने मौलिक अधिकार संविधान के तहत प्रदान किए गए हैं। तो मूल संविधान के 3 भाग में नागरिकों को पहले 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन संशोधन करके संविधान में 44वें संशोधन 1968 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक कानून अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में संविधान के 3 भाग में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो जिन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, मर्यादित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। संसद को इन अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के इस भाग में प्रत्याभूत मौलिक अधिकार को राजनीतिक
चरित्र के साथ साथ राजनीतिक प्रजातंत्र की संहिता भी है। तो भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के अधिकार आज के समय में नागरिकों को दिए गए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये हमारे संविधान के अंतर्गत 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी का अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता का अधिकार विधि का शासन आवश्यक अंग है। विधि के शासन का विचार ब्रिटेन विधि शास्त्री एवी डायसी ने दिया था। तो इस तरह हमारे संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिए गए हैं। जब कानूनों का निर्माण किया जाए तब उनमें ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जो व्यक्ति में भेदभाव करती हो। तो कानून की भाषा में सभी व्यक्ति को समान देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ कानून के समान संरक्षण का संबंध कानून को लागू करने की प्रक्रिया से है। अर्थात कानून को लागू करते समय व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होनी चाहिए ताकि सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। तो 14 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हैं। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य 5 आधारों पर यानी धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा किसी एक आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर अथवा सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थान सुविधाओं का तात्पर्य उन स्थानों सुविधाओं से है जो राज्य के नियंत्रण में है, जिनका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 15 के ही तहत कि इसमें यह व्यवस्था है कि उक्त व्यवस्था के बावजूद राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। एक अन्य अपवाद भी है कि यह व्यवस्था किया गया है कि अनुच्छेद के उक्त प्रावधान के बावजूद राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करेगा।
नेक्स्ट अनुच्छेद है 16 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के अधीन रोजगार अवसरों पर सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश, निवास स्थान अथवा किसी एक आधार पर भी राज्य के अंतर्गत रोजगार के अवसर में कोई भेदभाव नहीं करेगा। रोजगार के अवसर में समानता के उक्त अधिकार के अपवाद के रूप में कतिपय व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अनुच्छेद 16 के 3 भाग में संसद को अधिकृत किया गया है। अनुच्छेद 16 के क्लॉज 3 में तो यह कानून बनाकर किसी प्रांत की सेवा में नियुक्ति के लिए प्रांत के निवास को आवश्यक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है। और यह व्यवस्था है कि यदि राज्य इस बात से सहमत है कि सरकारी नौकरी में नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान कर सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि कानून व्यवस्था में किसी भी धार्मिक संस्था, अधिशासी निकाय में उस धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति ही नियुक्त किए जा सकेंगे। तो ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 16 के प्रावधानों से अप्रभावित रहेगी। यानी हम समानता के आधार पर अनुच्छेद 16 के तहत देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रोजगार के अवसर पर, सरकारी सेवाओं के लिए, जाति को लेकर या जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किसी भी तरह की छुआछूत को समाप्त किया गया है और छुआछूत एक दंडनीय अपराध भी घोषित कर दी गई है। यह प्रावधान जो है वो अनुपालन में संसद ने 1955 में छुआछूत अपराध अधिनियम पारित किया था और 1976 में संसद द्वारा इसमें संशोधन करके इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। तो संशोधित अधिनियम में छुआछूत का अपराध सिद्ध होने पर 1 से 2 वर्ष का कारावास का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही छुआछूत का अपराध सिद्ध होने पर कोई व्यक्ति संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से किसी भी तरह की अस्पृश्यता या छुआछूत को बरकरार नहीं रखना है। अगर ऐसे नियम कुछ कह सकते हैं कि कुछ संस्था या जाति बिरादरी के लोग अगर ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ये साबित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कारावास में डालने का भी प्रावधान रखा गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 17 के अंतर्गत स्पृश्यता उन्मूलन तथा किसी भी रूप में उसके प्रचार का निषेध किया गया है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 18 में यह व्यवस्था की गई है कि सैनिक व शैक्षणिक महत्व की उपाधियों तथा इसके अलावा अन्य उपाधियों का भी उन्मूलन किया गया है। यानी हमारे सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर राज्य कोई अन्य उपाधियां नहीं देगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यदि कोई भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के अधीन सेवारत है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ऐसा व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो इस अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति राज्य के अधीन सेवारत है और ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार, भत्ता अथवा पद प्राप्त नहीं करेगा।
भारत सरकार ने 1954 में 4 प्रकार के सम्मान, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री देने की शुरुआत की थी। लेकिन ये सम्मान उपाधि की श्रेणी में नहीं आते हैं और न ही इन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बाद लगा सकता है। इसलिए यह सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति के नाम के पहले इसे लगाए जाते हैं। तो किसी भी तरह की ये उपाधियां जो हैं उनमें इस तरह की बातों को रखी गई है, यानी समानता का अधिकार इन सभी प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस किस तरीके से सभी लोगों को एक समानता की दृष्टि से देखना है, रखा जाए। ये हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का पहला अधिकार है, यानी समानता का अधिकार। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।